कीटनाशकों के उपयोग में कमी करना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना, रोग या महामारी से फसलों को नष्ट होने से बचाना और पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाना, ये सभी जो है कारण से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को किया जाता है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया था, तो ये गलत है। यह अवरक्त द्वारा में ब्रह्मांड की बारीकी से जांच करता है, तो ये सही है। अवरक्त का मतलब होता है इंफ्रारेड द्वारा। आप पढ़े होंगे इंफ्रारेड जो है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब प्रकार है वेव के। अवरक्त द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का अंतिम मिशन है, जिसने वर्ष 1990 से 2003 के बीच 4 विशेष टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप सहित को लॉन्च किया। ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का लक्ष्य प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य में ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करना है। स्पिट्जर अवरक्त बैंड पर केंद्रित है, जो सामान्य रूप से वस्तुओं से निकलने वाले गर्म विकिरण का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य वेधशालाएं दृश्य प्रकाश, जो हबल जिसमें अभी भी कार्यरत है, गामा किरणों, क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी अब कार्यरत नहीं है, और एक्स-रे चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जो अभी भी कार्यरत है की निगरानी करता है। तो इसमें से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख गया। स्पिट्जर जो है, पहला पॉइंट हो गया ये नासा द्वारा बनाया गया है, केवल और केवल नासा द्वारा। और दूसरा पॉइंट हो गया ये काम किस पे करता है, इंफ्रारेड पर काम करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। हरियाणा और दिल्ली राज्य केवल सिंधु नदी तंत्र का जल विभाजक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन जो है हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है केवल सिंधु तंत्र का जल विभाजक है, तो ये केवल सिंधु का नहीं है, बल्कि सिंधु और गंगा नदी दोनों का है। तो ये तो गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। पूर्वी घाट की ऊंचाई में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो क्लियर हो गया यहाँ से। मिलान करना है पर्वत और उसकी अवस्थिति को। सैंडल चोटी यानी सैंडल पीक जो है, ये उत्तरी अंडमान में है। निकोबार द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सब सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि 738 मीटर की है। माउंट डियोवोली जो है, ये मध्य अंडमान में है, और इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। माउंट कोयोब जो है, ये दक्षिणी अंडमान में है, और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। और माउंट थुइल्लर जो है, यह ग्रेट निकोबार में है, और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। तो ये अवस्थिति जो है बिल्कुल सही तरीके से सजाया हुआ है। 1 का P, 2 का Q, 3 का R और 4 का S, यही क्यूट हो जाएगा इसका। सैंडल पीक की ऊंचाई मैंने बताई थी आपको 738 मीटर। फिर से, सैंडल चोटी जो है यह उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियोबोली जो है मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब जो है दक्षिणी अंडमान में है, और माउंट व्हीलर ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। निम्न कथनों पर विचार करें। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। यह भी सही बात है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है?
तो इसको जो है हाइग्रोफाइट कहा जाता है। यहाँ कुछ वनस्पति दिए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। जैसे ट्रोपोफाइट जो होता है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति होती है। हाइग्रोफाइट जो होता है ये दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाला जो वनस्पति होता है। ज़ेरोफाइट जो होता है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में वनस्पति होती है। हाइड्रोफाइट जो होता है वह जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति होती है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति होती है। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति होती है। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। और लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगने वाला वनस्पति होता है। येरेवान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? यह आर्मेनिया की राजधानी है। कुछ देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। स्लोवेनिया की राजधानी लुजुब लजाना है। जॉर्जिया की तिबिलिसी है। क्रोएशिया की जागरेब है और इटली की राजधानी रोम है। स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा है। इनमें से कौन सा देश भू आबद्ध देश है? भू आबद्ध का मतलब हुआ लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक देश वो होते हैं जिनकी सीमा किसी भी तरफ से पानी से नहीं लगती है, बल्कि हर तरफ से वो किसी न किसी देश से लगता है उसका सीमा। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा ये लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगा। तो जाम्बिया, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, प्राग्वे, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, ये सभी जो देश हैं ये सभी के सभी भू आबद्ध देश हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। एशिया में अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। यूरोप में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, माल्डोवा और सैन मेरिनो, ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। अफ्रीका में बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्विट्जरलैंड, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये आ, सारे के सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और प्रागवे, ये दोनों ही लैंडलॉक्ड हैं। कभी कभी डबल लैंडलॉक्ड कंट्री पूछ लेता है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये आप लोग का है। आप लोग कमेंट में बताइए डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। संस्थान और मुख्यालय। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय यहाँ लिखा हुआ है कोयम्बटूर में है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का कार्यालय लखनऊ में है, मुख्यालय लखनऊ में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, तो ये सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संगठन, ये बेंगलुरु में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो ये आप लोग जानते हैं नागपुर में है, पूना नहीं होगा। कौन से युग में सही सुमेलित हैं? सेकेंड एंड थर्ड सही सुमेलित हैं। एक बार फिर से कुछ देख लेते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संगठन काशरगोड़ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। देश की जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। देश में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% से बढ़कर 1.97% हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर 17.7% हो गई है।
और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया है। तो यहाँ पर कितने कथन असत्य है? तो 2 कथन असत्य है, यानी केवल एक कथन ही इसमें से सही है। देखते हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें से इतना यानी 51.47% पुरुष और इतना यानी 48.53% महिलाएं हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गया है। तो यहाँ पर दिया गया क्या? वार्षिक दर 1.64 से बढ़कर 1.97 हो गया है, तो ये गलत हो गया है। ये ऐसे होगा 1.97% से घट करके 1.64% हो गया है। जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गया है। तो 10 की वृद्धि दर सही बताया, 17.7% हो गया है, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर जो था ये 1.97 से घट के 1.64 हो गया था। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, निगेटिव में थी। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पहले था, अब कितना हो गया है? 382। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। तो और शिशु लिंगानुपात 927 से घट के 918 हो गया है। तो शिशु लिंगानुपात जो है ये 927 से घट के 918 हो गया, ये सही है। ये और ये अपना दोनों गलत था, ये आंसर सही था। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26 से बढ़कर 80.9% और महिला साक्षरता 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गई है। इसको आप लोग को हल्का ही याद रखना है, ज़्यादातर तो आप लोगों को बिहार से पूछा जाएगा, बिहार का लिंगानुपात, बिहार का जनसंख्या घनत्व इत्यादि ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। प्रमुख स्थानीय पवन और क्षेत्र: नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर अमेरिका, चिली, ट्यूनेशिया। ये तीनों ही जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में जो स्थानीय पवन चलती हैं उनके यही नाम हैं। न्यूजीलैंड में स्थानीय पवन नॉर्वेस्टर चलती है, अमेरिका में ब्लैक रोलर और ट्यूनेशिया में चिली। 69 देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोको जो है, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे खमसिन जो मिन में है, गबीली लीबिया में, चिली ट्यूनीशिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में और लिबेक स्पेन में। मिसिमुम यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। और नॉर्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाला गर्म और शुष्क हवा है। जलधारा और उसकी प्रकृति: अखोटस्क जलधारा यहाँ बताया जा रहा है गर्म प्रकृति की है, जबकि अखोटस्क धारा जो है, हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। अखोटस्क जलधारा जो है ये ठंडी प्रकृति की होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है ये गर्म प्रकृति की होगी। सोमाली धारा ठंडी होगी और रेनेल धारा ठंडी होगी। तो इसमें एक गर्म जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये रहेगा, बाकी तीनों ठंडी जलधारा अखोटस्क, सोमाली और रेनेल ये तीनों ठंडी जलधारा है। जलधारा गर्म ठंडी कैसी होती है? तो आप लोग को पता होगा कि भूमध्य सागर के पास में जो देश है तो वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहाँ का जो महासागरीय जलधारा है वह गर्म होता है। ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति तो पता ही भूमध्य सागर के पास में है, तो इस कारण से भूमध्य रही मेरा कह रहा था इक्वेटर, सॉरी विषुवत रेखा, भूमध्य नहीं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के पास वाले देश। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर,
घास तथा पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो यह ओस कहलाती है। अपने यहाँ भी ओस जम जाता है। ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए CSA यूज करेंगे। अब देखिए इसका वर्गीकरण करने का कोडिंग है, ये आप देख लीजिएगा ABCDEF ये कोडिंग है इसका, और फिर AF AM AW BSH BW काफ़ी चीज़ें हैं। तो कुछ ही याद कर लीजिएगा जो अपने से संबंधित है। जैसे बिहार में CSA और इस सब का ज़्यादा यूज़ होता है CA। तो बिहार में देख लीजिएगा कौन सी जलवायु किधर है, उत्तर में कौन सी जलवायु, दक्षिण में कौन सी जलवायु है, कोपेन का कौन सा वर्गीकरण के अनुसार चलेगा, और बहुत ज़्यादा तो इसमें ध्यान रख नहीं पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1997 में की गई थी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी और ये सन 2005 में प्रभावी हुई है। समुद्र में वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है क्या कहलाता है, तो थर्मोक्लाइन कहलाता है। जानती हैं डिक्लाइन का मतलब गिरना, तेजी से गिरना, तो इससे याद रख सकते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन वह सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता कहा जाता है या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुछ आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो वह स्थिति अपसौर कहलाती है और प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास अपसौर की स्थिति बनती है। तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है ये अपसौर नहीं उपसौर की स्थिति बनाती है। उपसौर, पेरीहिलियन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को आसपास अपसौर की स्थिति बनती है, यह तो सही बात है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो वो उपसौर कहलाती है। प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम में भी असामान्य रूप से अधिक न्यूनतम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर कहलाता है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के कम औसत की अपेक्षा बहुत कम होती है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है तो भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहते हैं। पॉलिटी 76 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को शामिल किया गया था, तो ये समूह थे समाजवादी, तंत्रनिरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो राज्यसभा में संस्थानों का आवंटन, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। तीसरी है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का। हाँ ठीक है, चलिए पहली जो सूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है कि भारत जो है उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसके अंदर कितने राज्य होंगे। अगर हम कहें कि बिहार जो है वो भारत देश में है तो ये कैसे पता चलेगा कि वह भारत देश में है या नहीं है, तो संविधान की जो अनुसूची है, पहली अनुसूची, उसके अंदर बिहार का जिक्र है कि बिहार पहली अनुसूची में भारत का एक राज्य है। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो दूसरी अनुसूची जो है ये संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबद्ध करता है, जबकि तीसरी अनुसूची जो है वो संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ का प्रारूप देती है, और चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोष सिद्धि व्यक्ति को दोहरे दंड और आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 20 है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत व्यक्तियों को चाहे वो अभियुक्त हो या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही खंड 3 में यह भी कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसे ही आत्म अभिशंसन से संरक्षण कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के प्रावधानों को व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक पर, इसमें दो विधेयक छोड़ देंगे, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसे संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो है यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति, संसद का बहुत सा काम समितियों के द्वारा किया जाता है जिसे संसदीय समितियां कहते हैं। ये समितियां लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। प्रमुख अस्थायी सदस्यीय समिति में से लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति आदि की गणना की जाती है। इसमें प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति भी देख लेते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम दोनों ही में सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं, जबकि 30 सदस्य जो प्राक्कलन समिति में होते हैं ये सभी के सभी लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। भारत में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को एक जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल डाले गए वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी यह राशि को जब्त कर लिया जाता है। यह प्रावधान अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव से दूर रखने के लिए अपनाई गई है, लेकिन संभव है कि कोई प्रत्याशी चुनाव में निर्वाचित हो जाए लेकिन उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं हो। ऐसा उस स्थिति में संभव है जब निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक हो और उनके बीच मतों का बंटवारा हो गया हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये गलत है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ अक्टूबर लिखा हुआ है, अप्रैल याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था और 1993 को ये जो है पारित हुआ था। तो इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आयु जो है न्यूनतम वो 21 वर्ष की निर्धारित की गई है, ना कि 18 वर्ष की। तो ये ऑप्शन आपका जो है ये भी गलत हो गया, यह भी गलत है आपका। राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहने की अनिवार्य व्यवस्था की गई है। तो इतना नहीं किया गया है, 1/3 किया गया है। 50% तो कुछ राज्यों ने कर दिया है।
तो यह भी गलत है, यानी हमारा आंसर सेकेंड जो है ये बिल्कुल सही है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, जिसको मुझे थोड़ा शंका लगा था, मैंने उसको छोड़ दिया। बाद बाकी जो मुझे कन्फर्म लग रहे थे कि ये सभी गलत है, उसको मैंने काट के अलग कर दिया, वो बच गया जो हमारा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, और राज्य विधानसभाओं में 332 के तहत है। यानी लोकसभा में अगर कहा जाएगा तो ये 330 हो जाएगा, और राज्य विधानसभा यानी कि ऐसे मान लेते हैं इसको, तो इसमें 332 8टी के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो यह 18 के अंतर्गत समाहित किया गया है। भाग 18 में 3 तरह के आपात आते हैं: राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, 356 हो जाता है, और वित्तीय आपात 360 हो जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो यह कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हल करते हैं हम लोग। साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारणों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। सही बात है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि असत्य कथन पूछ रहा है तो केवल एक गलत है, 2 नंबर गलत हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। देखिए, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, यानी इसका आधा पार्ट जो है वो तो सही है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, लेकिन यदि कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। तो समझिए सेकेंड नंबर में क्या गलत था, हाफ पार्ट उसके आगे वाला गलत था, हाफ पार्ट सही था। कौन से इस्पात संयंत्र किस सहयोगी देश के द्वारा लगाए गए हैं, यानी किस सहयोगी देश ने मदद किया है हमें? तो जैसे भिलाई है सोवियत संघ, बोकारो ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। तो भिलाई तो सही है, सोवियत संघ के द्वारा किया गया है, और राउरकेला भी जर्मनी द्वारा किया गया है, लेकिन बोकारो जो है ये ब्रिटेन के द्वारा नहीं किया गया है, यह भी सोवियत संघ रूस के द्वारा ही मदद करके लगवाया गया है, यानी ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा, तो सही सुमेलित हो जाएंगे 2। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ का सोवियत संघ रूस के द्वारा लगाने में सहयोग किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा जो है इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है इसको ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया था। निम्न में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? तो कपड़ा जो है ये कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, बाकी सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक तीनों ही कोर इंडस्ट्री में शामिल हैं। इसमें 8 प्रमुख संरचना सहयोगी होते हैं। इसमें कौन कौन है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, यही 8 हैं। इनमें से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो BHE भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इनको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित महारत्न का दर्जा किसी को प्राप्त यहाँ देख सकते हैं, भेल को है, CIL को है, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, BPCL, गेल, HPCL और पावर ग्रिड। हालांकि इस तौर पे सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल यह आएगा कि हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया गया है या नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और वो करंट से ही संबंधित होगा। यदि सिक्के का वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मानक मुद्रा कहेंगे, जैसे सोना और चांदी का सिक्का। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण और अल्पकालीन आधारित
सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। यह क्या कहलाता है? तो यह वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और बांग्लादेश के जो अभी निवर्तमान सरकार चला रहे हैं, नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री जो मोहम्मद यूनुस, तो उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो कीमतें घट जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे मुद्रा अविस्फीति यानी डिफ्लेशन कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इसे कीमतें घट जाती हैं, जिससे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी, तो ये गलत है। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, तो यह भी गलत है। ये सही है। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, ये सही है। ये गलत है। सत्य कथन करना है तो सत्य केवल 2 हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे। मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना, समाज में आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना करना। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना के काल में प्रारंभ की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो यह तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इनमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल होते हैं, जैसे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा और अन्य सेवाएं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इस्तीफा दिया था। ये आपका 69th बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 68 या 69 का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। यह भी पूछा हुआ सवाल है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किस नदी के संगम से बनती है? तो जो फल्गु जो है वो मोहना और लीलाजन नदी के मिलने से बनती है। मोहना और लीलाजन नदी के मिलने से फल्गु बनती है, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे दो बड़े पहाड़ी नदियां लीलाजन और मोहना मिलकर फल्गु नदी बनाती है। इसकी चौड़ाई करीब 270 मीटर है। लीलाजन नदी को निरंजना या नीलांजना के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु को निरंजना भी कहते हैं। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई करीब 135 किलोमीटर है। फल्गु नदी के तट पर हर साल पितृपक्ष का मेला लगता है और लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं, पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनें। 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है उसका सही क्रम चुनना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 है, जो देश में छठे स्थान पर है।
सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। किशनगंज में दशकीय वृद्धि दर 30.44% है, जबकि सिवान जिले में यह दर 22.7% है। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। तो अगर यहाँ देखें दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक जो है मधेपुरा में है 31.12%, फिर किशनगंज में है 30.44% और फिर सिवान में सबसे कम 22.7%। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था, जिसने बंगाल और बिहार के पूर्ववर्ती भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनका शासक स्थापित किया। यह बंगाल के खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसने 1203 से 1227 ईस्वी तक बंगाल पर थोड़े समय के लिए शासन किया था। नौ, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये पटना में सबसे लंबी है। 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो शिवहर में है 1880। बिहार की अगर बात करें तो 1106 है और भारत की अगर बात करें तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की कुछ जनगणना के फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार की जनगणना 10, 40, 99, 452 है। लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106, साक्षरता 61.8%, पुरुष साक्षरता 71.21%, महिला साक्षरता 51.50%। तो देखिए इस बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं, इसलिए ध्यान से इसको कर लेंगे। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है ये बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। नालंदा सरायटोला में उत्खनन से क्या मिला था? तो पाल काल का बौद्ध विहार नालंदा सरायटोला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितने % की वृद्धि होने का अनुमान है? तो 15.5% का वृद्धि होने का अनुमान है। ये 23-24 की बात है, ध्यान रखिएगा, और ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा 11,288 करोड़ है। थोड़ा सा ये देख लीजिए जीएसडीपी कितना है, 1.5% है। राजस्व घाटा 11,288 करोड़, राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ जो जीएसडीपी का 6% है। इसको तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए, ये पूछा ही जाता है। इधर एक दो अगर साल के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर साल ये पूछा गया है। प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ जो जीएसडीपी का 3.9% है। तो राजस्व घाटा 1.5, राजकोषीय घाटा 6% और प्राथमिक घाटा 3.9% है। राजस्व घाटा 11,288 करोड़, राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़, प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो बिहार का राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 44,823 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए है जो जीएसडीपी का कितना 6% है। फिर अगेन यही सब दिया हुआ डाटा। राजस्व घाटा 11,288 करोड़, जीएसडीपी का 1.5%, राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़, जीएसडीपी का 6% और प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़, जीएसडीपी का 3.9% है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है? तो इसमें 76% जनसंख्या जो बिहार की है वो कृषि कार्य पर निर्भर है। 1225 में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47 सरकारों में, 47 सरकारों में शेरशाह ने इसे विभाजित किया था। सी स्पेस क्या है? सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसे केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है।
राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जहानाबाद से संबंधित है। सागर कुमार जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं, ये जहानाबाद से है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के सागर कुमार ने रजत पदक जीता है। सागर कुमार जहानाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 102 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है और इस वर्ग में 284 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया था। प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराध को कम करने के लिए लाया गया। यह झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो ये तीनों ही सही है। प्रतिबिंब पोर्टल जो है ये साइबर अपराध को कम करने के लिए लाया गया है, जो झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भी है। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो पेरू बना है। याद रखिएगा, भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू बना है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक पदक जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीता है। यह भी सही है और भारत का जो स्थान है वह 71 है। तो पहले स्थान देख सकते हैं अमेरिका है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, 71 पे भारत है। बजट 24-25 के अनुसार रुपए खर्च होने के शीर्ष मदों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग सीधे ही देख लेते हैं रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ये हो गया आमद, ये हो गया खर्च। तो उधार और अन्य देयताओं से 27% आमद होती है, आय कर से 19%, माल और सेवा कर से 18% और निगम कर से 17%। जबकि करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21% खर्च होता है, ब्याज अदायगी में 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% खर्च होता है। मुख्य रूप से सबसे अधिक याद रखिए तो उधार और अन्य देयताओं से 27% आमद होती है और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% चला जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 केंद्रीय के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 23-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। तो ये सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर नहीं रहा, 5वें स्थान पर आया, 5th पोजीशन पर। वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा, ये भी सही है। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव हैं। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया थे, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इनके सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हैं और इसके सदस्य अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा हैं। तो इससे ये सब चीज़ याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया हैं और सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे। हाल ही में चर्चा में रही चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 8वां संस्करण किसने जारी किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा है, दूसरे नंबर पर सूरत है, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। अगर राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर क्रमशः है। ये सबसे स्वच्छ शहर की बात हो रही है। सबसे कम स्वच्छ करेंगे तो कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान का नाम है। तो इसमें आप इसको याद रखिएगा, इंदौर पहला, सूरत दूसरा, नई मुंबई तीसरे स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर की सूची में है और राज्य में महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर है। मिलान करना है तो नाटो का शिखर सम्मेलन जो है यह वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 19वां नाम शिखर सम्मेलन, जिसको
कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, यानी ये 1 हो जाएगा। और पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो है इसको काठमांडू में ही आयोजित किया गया है। तो इस तरह से ये मिलान हो जाएगा। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है, ये याद रखेंगे। तो नाम शिखर सम्मेलन कंपाला में हुआ है 19वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है? तो यह ग्रीस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो कुछ ऐसे देश जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया है। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये दिया था। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और पलाऊ गणराज्य एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दिया है। तो पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेमिताई 10वां संस्करण भारत और जापान के बीच आयोजित थल सेना का अभ्यास है। तो ये तो गलत है। लेमिताई जो है भारत और सेशेल्स के बीच थल सेना का अभ्यास है। जापान नहीं होगा, सेशेल्स होगा। इसका आयोजन भारत में नहीं किया गया है, सेशेल्स में ही किया गया था। गलत मिलान का चयन करें। हरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 3रा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 7वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां है। और मानव विकास सूचकांक में 136वां नहीं है, 132वां है। अ, 132 था 2021-22 में, अब हो गया है 134। लाकडोंग हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध मेघालय से है। मेघालय के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पाद गारो डाकमांडा, लारनाई मिट्टी के बर्तन, गारो चुबीची और ये लाकडोंग हल्दी तो है ही। एक्सपोसेट के संदर्भ में एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया नहीं। इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया, हाँ ये सही है। और इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्ट के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, यह भी सही है। तो दोनों ही सही हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है तो एक भी असत्य नहीं है। एक्सपोसेट मिशन को 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। यान था PSLV C58। इसका उद्देश्य था एक्सरेज के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। गलत मिलान का चयन करें। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए है। तो ये सही है। PM प्रणाम योजना सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए नहीं, ये DBT के लिए नहीं है। ये DBT यूज करके और ये योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करने से है। तो इसका संबंध जो है वो उर्वरक से है, ना कि सीनियर सिटीजन के लिए। PM विश्वकर्मा योजना स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना, बिल्कुल सही है। मिष्टी योजना तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है, तो ये भी सही है। ये हमारा गलत है। PM प्रणाम योजना का संबंध उर्वरक से है। डेटा को संरक्षित करने के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत किस संस्था ने की है? ये NIT कालीकट ने किया है। NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह कलकत्ता में आयोजित की गई है।
ग्रो रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा किया गया है, तो सही बात है। इसका पूरा विस्तार यानी पूरा फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री है, यह भी सही है। इसके द्वारा भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की क्षमता सैटेलाइट द्वारा जांची गई, तो यह भी सही है। तो सभी सही हैं। असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया है। तो ये अग्नि 5 मिसाइल के साथ इसका उपयोग करके परीक्षण किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए नए जो वीडियोस डाले जाएँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएँ। MIRV का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यह एक प्रकार का मिसाइल प्रणाली है जो एक से अधिक वॉरहेड्स को अलग अलग लक्ष्यों पर मार करने में सक्षम है। MIRV प्रणाली की विशेषताएं: एक मिसाइल में कई वारहेड्स होते हैं, प्रत्येक वारहेड अलग अलग लक्ष्यों पर मार करने में सक्षम है और वारहेड को अलग अलग दिशाओं में भी भेजा जा सकता है। प्रत्येक वारहेड का अपना अलग लक्ष्य होता है। कुछ देश जिन्होंने MIRV प्रणाली विकसित की है वह है USA, रसिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? इराह। इराह जो है वह भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? तो यह बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा गया है। पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नालंदा में किया गया है। कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नालंदा में किया गया है। कब किया गया है? 21 अप्रैल को। पेरिस में 11वें भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ आचार्य किशोर कुणाल को किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को पेरिस में 11वें भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT पटना ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में 500 बिस्तरों वाली श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये गलत है। ये सीतामढ़ी में नहीं किया है, समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नालंदा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु छम छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो नहीं, जगह गलत है। नालंदा में नहीं किया गया है बल्कि आरा में किया गया है। अगेन याद रखेंगे, सीतामढ़ी जिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में नहीं किया है, कहाँ किया है? समस्तीपुर जिले में। समस्तीपुर जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है। और आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु छम छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, दोनों ही असत्य हैं। अब यहाँ से आपके मैथ्स के सवाल आ गए हैं। अगेन दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अन्य भी वीडियोस डले हुए हैं चैनल पर, जो अलग अलग टेस्ट पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको भी जरूर जाकर देखें। ये आपकी तैयारी में निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद, महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो ये आप लोग अब स्वयं से कर सकते हैं। और अगर
फिर भी आप लोगों को दिक्कत होगा अगर, तो आप लोग कमेंट करेंगे निश्चित रूप से, तो हम लोग इसको फिर से इसकी भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।